हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसीलिए हम करंट अफेयर्स के लिए रोज़ डीएनए का सीरीज़ लेकर आते हैं, जो एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीएनए सीरीज़ ने कुछ दावा करना स्टार्ट किया है। ये महज सिर्फ एक दावा नहीं, हमने प्रूफ भी किया है, जो इसी यूट्यूब चैनल के पे पड़ा हुआ है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। बिहार एग्जाम में डीएनए सीरीज का दावा है कि 15+ क्वेश्चन आएंगे। एईडीओ में 30+ क्वेश्चन, 72वीं बीपीएससी में 40+ क्वेश्चन और बीएसएससी में 30+ क्वेश्चन आएंगे। मैथ सिर्फ बिहार एग्जाम में ही नहीं, सेंट्रल एग्जाम में भी डीएनए सीरीज से 10+ क्वेश्चन, आरआरबी यूपीएससी में 10+ क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी में 15+ क्वेश्चन और आरआरबी लेवल 1 में 15+ क्वेश्चन आएंगे। यूपीपीसीएस में 10+ क्वेश्चन और यूपीएसआई में 5+ क्वेश्चन इस डीएनए सीरीज से आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम सबसे पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे, उसके बाद इसका रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सोन नदी 53 साल पुराना सोन नदी विवाद सुलझा, 1000 से अधिक नई जॉब। सोन नदी 1973 का समझौता अब लागू हुआ। सोन नदी मतलब सोन इतना अहम क्यों है, क्या निकला समाधान, क्या बदलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। 53 साल पुराना सोन नदी विवाद सुलझ गया है। इसके पानी बंटवारे पर बिहार और झारखंड में सहमति के बाद बिहार के इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण का रास्ता साफ हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सोन नदी विवाद किसके किसके बीच था। ये विवाद बिहार और झारखंड के बीच था। इन दोनों राज्यों के बीच एमओयू का प्रस्ताव को बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट डिपार्टमेंट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि सोन नदी के पानी बंटवारे पर सहमति से रोहतास से 80 किलोमीटर दूर अगियाओं में इंद्रपुरी जलाशय निर्माण की बड़ी बाधा दूर हुई है। जिस जलाशय का निर्माण होने वाला है वो रोहतास से 80 किलोमीटर दूर अगियाओं में इंद्रपुरी जलाशय है। कैबिनेट ने नौकरी रोजगार के लिए 1000 से अधिक पदों के सृजन पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। कृषि विभाग के विभिन्न कार्यालयों में 694 पदों के पुनर्गठन सृजन को स्वीकृति दी है। मत्स्य निदेशालय के अधीन कार्यालय परिचारी संवर्ग के 200 पद स्वीकृत हुए हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा के लिए 45 शैक्षणिक एवं 61 गैर शैक्षणिक पद मंजूर हुए हैं। जन शिक्षा निदेशालय में 9 तथा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में 147 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा कैबिनेट ने पटना शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए घरों में बिजली आपूर्ति की परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। कैबिनेट ने पटना शहर में अंडरग्राउंड केबलिंग मतलब जो जमीन के अंदर तार बिछाई जाती है, उसके जरिए घरों में बिजली आपूर्ति की परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस पर 663 रुपये खर्च होंगे। जो अंडरग्राउंड केबलिंग स्कीम है उस पर कम से कम 653 रुपये खर्च होंगे। पेशु के तहत 13 प्रमंडल में यह काम होगा। सोन इतनी अहम क्यों है। सोन नदी को दक्षिण बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। सोन नदी को दक्षिण बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके पानी से भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, पटना और अरवल में सिंचाई होती है। किसानों के लिए सोन नदी का पानी फसलों की रीढ़ है। मतलब सोन नदी इतना अहम क्यों, ये कह रहे हैं कि सोन नदी दक्षिण बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। ये सोन नदी की पानी किस किस राज्य में सिंचाई का साधन बनती है, जैसे भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, पटना, अरवल, इन सभी राज्यों में सोन नदी सिंचाई का एकमात्र साधन नहीं कह सकते, लेकिन सिंचाई की सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। क्या निकला समाधान। सोन नदी के कुल 7.75 MF पानी का बंटवारा होगा। बिहार को 5 MAF पानी मिलेगा। झारखंड को 2.75 MAF पानी मिलेगा। इस फार्मूले पर दोनों राज्य सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ है। मतलब किस राज्य को कितना पानी मिलेगा, इसका बंटवारा करते हुए दोनों राज्य इस समझौते पर सहमत हुआ है। इसमें फिर से देखेंगे, सोन नदी के कुल 7.75 MAF पानी का बंटवारा होगा, जिसमें
बिहार को 5 MAF पानी मिलेगा और झारखंड को 2.75 MAF पानी मिलेगा। इससे क्या बदलेगा? इस सहमति समझौते के बाद वर्षों से अटकी इंद्रपुरी जलाशय परियोजना समेत कई सिंचाई योजनाओं का रास्ता साफ होगा। बिहार को भी अपनी कृषि और सिंचाई जरूरतों के अनुरूप पानी सुनिश्चित हो सकेगा। सोन नदी नहीं नद कहलाता है। इसके जल बंटवारे को लेकर पहला बड़ा समझौता 1973 में बाणसागर परियोजना के तहत हुआ था। सबसे पहले सोन नदी नहीं नद कहलाता है। इसके जल बंटवारे को लेकर बड़ा समझौता 1973 में बाणसागर परियोजना के तहत हुआ था। किस परियोजना के तहत? बाणसागर परियोजना के तहत। तब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अविभाजित बिहार के बीच सहमति बनी हुई थी। इसमें बिहार को सोन नदी से 7.75 मिलियन एकड़ फीट MAF पानी का अधिकार दिया गया था। लेकिन 2000 में बिहार के विभाजन के बाद जब झारखंड अलग राज्य बना तब उसने इस पानी में अपनी हिस्सेदारी की मांग शुरू कर दी। किसने? झारखंड ने। झारखंड जब 2000 में अलग हुआ तब वो इस पानी में अपनी हिस्सेदारी मांगना शुरू कर दिया। बिहार अपने पुराने अधिकार पर अड़ा रहा। यही कारण रहा कि 26 वर्षों तक यह मामला केंद्र और राज्यों के बीच बैठकों में उलझा रहा, समाधान नहीं निकला। पिछले वर्ष पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार ने सोन नदी के जल बंटवारे का मुद्दा उठाया था। बहरहाल अब 53 साल पहले हुए समझौते का वास्तविक क्रियान्वयन हुआ है और दोनों राज्य की समझौता पे सहमति बनी है और 7.75 FM पानी के बंटवारे में 5 MAF बिहार को मिलेगा और 2.75 MAF झारखंड को मिलेगा। इस समझौते पर दोनों राज्यों ने सहमति जताई है। इसके साथ साथ जब हम सोन नदी को पढ़ ही रहे हैं तो हम बिहार के नदी तंत्र को भी देख लेंगे। बिहार की नदियाँ की संरचना जालीनुमा या वृक्षाकार है। बिहार की नदी तंत्र मुख्यतः गंगा पर आधारित है। चूँकि बिहार की नदी तंत्र गंगा पर आधारित इसलिए क्योंकि हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ सभी जाकर गंगा में मिलती है और गंगा बिहार को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तर बिहार की नदी ज़्यादातर हिमालय से निकलती है जबकि दक्षिण बिहार की नदियाँ पठारी नदियाँ हैं। उत्तर बिहार की नदियों में नदियों का प्रवाह तेज होता है क्योंकि वो हिमालय नदी होती है जिसमें सालों भर पानी होता है, जबकि दक्षिण बिहार की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में पानी देखने को मिलता है। बिहार के ज़्यादातर नदियाँ अपनी धारा को गंगा में मिलाती है। और अब हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है जिसमें उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय नदियाँ कहलाती हैं, दक्षिण बिहार की नदियाँ पठारी नदियाँ कहलाती हैं। जिसमें सबसे पहले देखेंगे घग्गर नदी जो सिवान में प्रवेश करती हैं और छपरा में जाकर सिवान से बिहार में प्रवेश करती हैं और छपरा में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी का बिहार में प्रवेश पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन में है। ठीक है। बूढ़ी गंडक का प्रवेश पश्चिमी चंपारण के विश्वभरपुर में, गंगा नदी में जमालपुर खगड़िया में ये जाकर मिलती है। बूढ़ी गंडक में बेगूसराय में मिलती है। बूढ़ी गंडक बेगूसराय में मिलती है। आगे हम देखते हैं कि गंगा नदी बिहार के किस किस जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले है ये गंगा नदी बिहार के चौसा में एंटर करती है। जो बक्सर के चौसा में बिहार में गंगा नदी एंटर करती है। उसके बाद भोजपुर, सीक्वेंस से देखेंगे हम, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। बिहार में केवल ये 445 किलोमीटर है, झारखंड सहित। वर्तमान बिहार में 405 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है जिसमें गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार पटना में है, 99 किलोमीटर प्रवाहित।
चौड़ाई है इसकी 500 मीटर, 4 किलोमीटर तक। बिहार के नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। नदियों की प्रकृति के आधार पर गंगा के उत्तर नदियों तथा गंगा के दक्षिण नदियों को अलग अलग नदियों की प्रकृति के आधार पर गंगा के उत्तर की नदियों तथा गंगा के दक्षिण की नदियों में अलग लक्षण देखने को मिलता है। उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय नदियाँ हैं। इन नदियों का उद्गम हिमालय से हुआ है, जिसमें पूरे साल पानी देखने को मिलता है। उत्तर बिहार की नदियाँ बाढ़ का कारण बनती है। उत्तर बिहार की नदियों का प्रवाह उत्तर दक्षिण तथा पश्चिम से पूरब की ओर है। उत्तर बिहार के नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण तथा पश्चिम से पूरब है। घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी एवं महानंदा जैसी नदियां हिमालय से निकलती है। दक्षिण बिहार की नदियां या पठारी नदियां, सबसे पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे कि उत्तर बिहार की नदियां का प्रवाह उत्तर से दक्षिण एवं पश्चिम से पूरब है। हम इस चीज़ को सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, उत्तर बिहार की नदियों का प्रवाह उत्तर से पश्चिम है, उत्तर से पश्चिम है और उसके बाद पश्चिम से पूरब है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियों को। दक्षिण बिहार की नदियां या पठारी नदियां, दक्षिण बिहार की नदियों को पठारी नदियां कहते हैं। इन नदियों का उद्गम छोटा नागपुर का पठार तथा विंध्य श्रेणी के पठारों से होता है। उत्तर बिहार की नदियां हिमालय नदियां, हमने दक्षिण बिहार की नदियों को देख लिया कि वो कहाँ से, उसका उद्गम कहाँ से होता है। अब हम उत्तर बिहार की नदियों को बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे कि कहाँ से उसका उद्गम होता है और कहाँ वो आकर गंगा में मिल जाती है और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। घग्घर नदी, घग्घर नदी का उद्गम नेपाल के मापचो चुंग हिमनद से होता है। घग्घर नदी का उद्गम नेपाल के मापचो चुंग नदी से होता है। ये है मापचो चुंग, सॉरी ये है मापचो चुंग नेपाल के, तो बिहार हो गया। ये है मापचो चुंग। घग्घर नदी का उद्गम नेपाल के मापचो चुंग हिमनद से होता है। मापचो चुंग हिमनद हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग है। घाघरा नदी नेपाल से होते हुए उत्तर प्रदेश और तब बिहार में प्रवेश करती है। घाघरा नदी सबसे पहले नेपाल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर अयोध्या इसी नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी के सरयू, उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी को सरयू कहा जाता है। ठीक है, इस नदी की टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। ये है कुल लंबाई 1080 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर है। घाघरा नदी छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा के निकट। और घाघरा नदी सारण तथा सिवान जिले में बहती है। किस किस जिले में? सारण और सिवान जिले में इसका प्रवाह है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सीमा पर स्थित है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में एक सीमा बनाती है। कौन? घाघरा नदी। घाघरा नदी के अन्य नाम है रामप्रिया, देविका तथा दीविका, और इसे अयोध्या में सरयू नदी के नाम से भी हम जानते हैं। यह नदी बिहार में बाढ़ का कारण नहीं बनती है। घाघरा तथा गंडक का दोआब कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। घाघरा तथा गंडक का ये जो दोआब है, ये कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ माना जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं घाघरा के बाद गंडक नदी की तरफ। गंडक नदी का उद्गम नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से हुआ है। बिहार में गंडक नदी का प्रवेश पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन से हुआ है। बिहार में गंडक नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? पश्चिम चंपारण से। इसकी उद्गम कहाँ है? नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से। पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर बनाया गया है। पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन में वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर बनाया गया है। तो हम ये देखेंगे कि त्रिवेणी नहर किस नदी के पर बनाया गया है? गंडक नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? भैंसा लोटन में, वाल्मीकि नगर में।
त्रिवेणी नहर के दो भाग है, पहला है पूर्वी त्रिवेणी, दूसरा है पश्चिमी त्रिवेणी। पूर्वी त्रिवेणी इस नहर के मध्य में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर इत्यादि जिले सिंचित किए जाते हैं। मतलब पूर्वी त्रिवेणी नहर है, इस नहर से पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर व समस्तीपुर इन सभी जिलों में सिंचाई होती है। पश्चिमी त्रिवेणी नहर से पानी बिहार के उत्तर प्रदेश के साथ साथ नेपाल तक जाता है। गंडक नदी बिहार में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली इत्यादि जिलों में प्रवाहित होती है। अर्थात गंडक नदी का प्रवाह बिहार में किस किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, वैशाली इत्यादि जिलों में प्रवाहित होती है। गंडक नदी हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से। ये बिहार में एंटर कहाँ मारती है? पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन से। गंडक नदी के ऊपर त्रिवेणी नहर बनाया गया, जिसमें दो है, पूर्वी त्रिवेणी और पश्चिमी त्रिवेणी। और इससे में ये किस किस जिले में प्रवाहित होता है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और वैशाली में। और ये गंडक नदी, चूँकि ये गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा में हाजीपुर में आकर मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में यह केवल 260 किलोमीटर बहता है। गंडक नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। जैसे घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, वैसे ही गंडक नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। घाघरा तथा गंडक का द्वाब कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। हमने पहले भी बताया, घाघरा तथा गंडक का ये जो द्वाब है, ये कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। गंडक नदी में काकरा नदी, हरहा नदी तथा भावसा नदी प्रमुख है। मतलब गंडक नदी की जो सहायक नदियां हैं वो काकरा नदी है, हरहा नदी है और भावसा नदी प्रमुख है। गंडक नदी के अन्य नाम है सप्तगंडकी, कालगंडक, काली गंडक, सदानीरा और नारायणी। गंडक नदी के अन्य नाम क्या क्या है? सप्तगंडकी, काली गंडक, सदानीरा और नारायणी। गंडक नदी में सदैव पानी रहता है, क्योंकि यह एक हिमालय नदियाँ है। हमने पहले भी पढ़ा है कि यह हिमालय नदियाँ, इनमें सालों भर पानी रहता है। गंडक नदी में सदैव पानी रहता है तथा पानी का दबाव अन्य नदियों की अपेक्षा अधिक है। इसी कारण से गंडक को सदा नीरा कहा जाता है। सालों भर पानी जिसमें रहता है उसे सदा नीरा कहा जाता है। देखिए, हमने कहा था गंडक नदी का जो उद्गम है वो नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से है। ये पश्चिमी चंपारण, भैंसालोटन, वाल्मीकि नगर में ये एंटर करती है बिहार में। इसकी सहायक नदी है हरहा, काकरा और भावसा। ये बिहार के हाजीपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। गंगा तथा गंडक नदी के संगम पर सोनपुर मेला लगता है। कार्तिक पूर्णिमा माह में आयोजित किया जाता है। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? गंडक तथा गंगा नदी के संगम पर, गंगा तथा गंडक के संगम पर क्या लगता है? सोनपुर मेला। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा माह में ये आयोजित होता है ये मेला। अब हम देखते हैं बूढ़ी गंडक को। हमने सबसे पहले देखा घाघरा नदी, जिसका उद्गम था नेपाल के मापचोचुंग से, ठीक है। उसके बाद हमने देखा गंडक नदी, जिसका उद्गम है नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से, जो बिहार के पश्चिम चंपारण से भैंसालोटन में से एंटर करती हैं बिहार में। अब हम देखते हैं बूढ़ी गंडक को। बूढ़ी गंडक का उद्गम कहाँ है? सोमेश्वर श्रेणी से। मतलब बूढ़ी गंडक एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम बिहार से ही है। बिहार में कहाँ? सोमेश्वर श्रेणी से। आपको पता है कि सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक रेंज का एक हिस्सा है। पश्चिमी चंपारण के विश्वपुर स्थान के चौतरवा चोर से बूढ़ी गंडक का उद्गम होता है। हमने कहा कि बूढ़ी गंडक का उद्गम सोमेश्वर श्रेणी से होता है, और सोमेश्वर श्रेणी में भी एग्जैक्ट लोकेशन है चौतरवा चौर से बूढ़ी गंडक का उद्गम होता है, पश्चिमी चंपारण के विश्वपुर स्थान के चौतरवा चौर से। बूढ़ी गंडक बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में प्रवाहित होती है। बूढ़ी गंडक का प्रवाह बिहार में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और खगड़िया जिलों में है। इस नदी की कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। चूँकि यहाँ पे हम कुल लंबाई देख रहे हैं, मतलब इसकी चूँकि ये बिहार में ही इसका उद्गम है, तो
बिहार में ही इसकी टोटल लंबाई 320 किलोमीटर है। इस नदी का संपूर्ण भाग बिहार में ही प्रवाहित होता है, बिहार में ही उद्गम है और पूरा बिहार में ही प्रवाहित होता है। बूढ़ी गंडक के निम्नलिखित सहायक नदियां हैं बागमती, हरहा, पंडई और मशान। बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बागमती, हरहा, पंडई एवं मशान नदी। और ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदियां ये सारी बागमती, हरहा, पंडई और मसान, और बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदियां हैं। खगड़िया में बूढ़ी गंडक गंगा नदी में मिलता है, बूढ़ी गंडक खगड़िया में जाकर गंगा में मिल जाता है। ठीक है। बूढ़ी गंडक की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन है? बागमती है। देखिए हम यहाँ देखेंगे बूढ़ी गंडक की सबसे प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी, कहाँ कहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, ये है बूढ़ी गंडक के उद्गम विश्वपुर स्थान चौतरवा चोर, कहाँ? सोमेश्वर श्रेणी में। ठीक है, ये बूढ़ी गंडक खगड़िया में आकर गंगा में मिल जाती है। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी बागमती है और बागमती का जो उद्गम स्थान है वो महाभारत श्रेणी नेपाल है। ठीक है। बूढ़ी गंडक की कुल लंबाई 320 किलोमीटर हमने पहले बताया है। उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है कौन? बूढ़ी गंडक। अब हम पढ़ेंगे बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बागमती नदी को। बागमती नदी भी गंगा में आकर मिलती है। बागमती नदी, इस नदी का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से हुआ है, हमने देखा है यहाँ पे। इस नदी की कुल लंबाई है 589 किलोमीटर, जबकि बिहार में यह नदी 394 किलोमीटर बहती है। बागमती नदी की कुल लंबाई जहाँ जहाँ तक इसका फैलाव है नेपाल से लेकर इंडिया तक, टोटल लंबाई है इसकी 589 किलोमीटर और सिर्फ बिहार में 394 किलोमीटर ये बहती है। बिहार में बागमती नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सीतामढ़ी जिले से। बिहार में ये नदी सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। चूँकि बागमती नदियाँ बाढ़ का कारण बनती है किस किस जिले में? सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर आदि जिलों में। और खगड़िया के समीप बागमती का पानी पहले बूढ़ी गंडक में मिलकर यह धारा गंगा में पहुंचती है। मतलब बूढ़ी गंडक डायरेक्ट गंगा से नहीं मिलती है, पहले बागमती से मिलती है। कहाँ? खगड़िया के पास। और ये फिर ये बूढ़ी गंडक आकर मिल जाती है गंगा नदी से। बागमती के निम्नलिखित सहायक नदियाँ हैं। बागमती बूढ़ी गंडक के सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। और बागमती के भी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसका नाम है लालवकिया, मुरेंगी, लखनदेई, अधबाड़ा को छोटी बागमती भी बोला जाता है। बागमती नदी के एक धारा पूरब की ओर कोशी में भी जा मिलती है। मतलब बागमती नदी बूढ़ी गंडक से भी मिलती है और इसकी एक धारा कोशी में भी जाकर मिलती है। बागमती तथा कोशी नदी के द्वाब में सर्वाधिक बाढ़ देखने को मिलता है। हमने पहले देखा था कि घाघरा और जो बूढ़ी गंडक नदी है उसके द्वाब में कृषि होता है, और दूसरा यहाँ पर हमने देखा था कि बागमती तथा कोशी नदी के द्वाब में सर्वाधिक बाढ़ देखने को मिलता है। चलिए हम देखेंगे बागमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। अधवाड़ा, जिसको छोटी बागमती भी बोला जाता है। बागमती नदी ये रहा, इसकी सहायक नदी लालबकिया, मुरेंगी, लखनदेई। ठीक है। और हम अब चलेंगे कमला नदी की तरफ। ये है कमला नदी। इस नदी का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से है। ठीक है। इस नदी का उद्गम कहाँ से है? नेपाल के महाभारत श्रेणी से है। और इसके पीछे हम एक और देखेंगे, बागमती नदी का भी उद्गम कहाँ से है? नेपाल के महाभारत श्रेणी से है। तो दो नदियों का उद्गम कहाँ से है? नेपाल के महाभारत श्रेणी से है, बागमती और कमला नदी। कमला नदी बिहार में मधुबनी से प्रवेश करती है। देखिए, बागमती नदी और कमला नदी दोनों का उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से हुआ है, लेकिन बागमती बिहार में सीतामढ़ी से एंटर करती हैं और कमला नदी बिहार में मधुबनी से एंटर करती है। कमला नदी कोशी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है। कमला का एक सहायक नदी बलान है, जिसके साथ ही नाम कमला बलान हो जाती है। कमला नदी की एक सहायक नदी बलान है, इसी की वजह से कमला नदी का एक नाम कमला बलान भी है। कमला की धारा मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर आदि जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। कमला नदी
किस किस जिले में बाढ़ का कारण बनती है? मधुबनी, सुपौल, समस्तीपुर आदि जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। अब हम देखेंगे कोसी नदी को। कोसी नदी, इस नदी का उद्गम नेपाल के काठमांडू में गोसाई धाम से है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल के काठमांडू में गोसाई धाम से है। नेपाल में इस नदी की सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी वजह है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बिहार में इस नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सुपौल से। बिहार में कोसी नदी का प्रवेश कहाँ से होता है? सुपौल से। बागमती प्रवेश करती है सीतामढ़ी से, कमला प्रवेश करती है मधुबनी से और कोसी नदी प्रवेश करती है सुपौल से। ठीक है, बिहार में इस नदी का प्रवेश कहाँ से? सुपौल से। कोसी नदी का प्रवास क्षेत्र सुपौल है, सहरसा है, मधेपुरा है, समस्तीपुर है, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है आदि जिले हैं। और कोसी नदी इन सभी जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इन सभी जिलों में कोसी नदी बाढ़ का कारण बनती है। कोसी नदी के मार्ग अत्यधिक मोड़दार है, इस कारण से उत्तर बिहार में कोसी नदी बाढ़ का प्रमुख कारण है। और कोसी बाढ़ के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हमने पहले भी कहा है कि इन सभी जिलों में कोसी नदी बाढ़ का कारण बनता है और इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, चूँकि ये उत्तर बिहार में सबसे प्रमुख कारण है बाढ़ का। कोसी नदी के निम्नलिखित सहायक नदियाँ हैं अरुण कोसी, ताम्र कोसी एवं कमला। कटिहार के कुरुसेला में यह नदी गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? कटिहार के कुरुसेला क्षेत्र में। जैसे ये एंटर मारती है कहाँ से? कोसी नदी बिहार में कहाँ से एंटर करती है? सुपौल से। ठीक है, सुपौल से एंटर करती है और ये गंगा में कहाँ जाकर मिल जाती है? कटिहार के कुरुसेला में। कोसी नदी की बिहार में लंबाई है 260 किलोमीटर। ठीक है, कोसी नदी की बिहार में कितनी लंबाई है? 260 किलोमीटर। देखिए, कमला नदी महाभारत श्रेणी में उद्गम स्थल है, बिहार मधुबनी से बिहार में एंटर करती है। सप्तकोशी, इसका गोसाई धाम काठमांडू में उद्गम है ये, और ये सुपौल से बिहार में एंटर करती है। और कमला की सहायक नदी है कमला बलान, जिसकी वजह से कमला नदी को कमला बलान भी कहा जाता है। ठीक है सब। और कोसी के कुछ सहायक नदी अरुण कोसी है और ताम्र कोसी है, और ये कोसी कटिहार के यहाँ पे ये जो है कुरुसेला कटिहार क्षेत्र में ये जाकर मिल जाती है। किससे? गंगा से। अब हम पढ़ेंगे महानंदा नदी को। ठीक है, महानंदा नदी, इस नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। ठीक है, महानंदा नदी का उद्गम कहाँ है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है। देखिए, बिहार की दो नदियाँ हैं जिसका उद्गम इंडिया में हुआ है। पहला तो बूढ़ी गंडक और दूसरा है ये महानंदा। ठीक है, महानंदा जिसका पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से इसका उद्गम है, और दूसरा है बूढ़ी गंडक जिसका सोमेश्वर श्रेणी से उद्गम है। ठीक है, बाकी जितनी भी उत्तर बिहार की नदियाँ हैं उन सभी का उद्गम नेपाल है। महानंदा नदी के बिहार के सबसे पूर्वी नदी है। महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। बिहार में इस नदी का प्रवेश किशनगंज में होता है। महानंदा नदी का प्रवेश बिहार में कहाँ से होता है? किशनगंज से। ठीक है, चूँकि किशनगंज बिहार के सबसे पूर्वी जिला है और महानंदा बिहार की सबसे पूर्वी नदी है, इसलिए महानंदा का जो प्रवेश होता है बिहार में किशनगंज से होता है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस नदी के प्रवेश को हम याद रख सकते हैं। किशनगंज पूर्णिया से होते हुए कटिहार के मनिहारी में यह नदी गंगा में मिल जाती है। किशनगंज पूर्णिया से होते हुए कटिहार के मनिहारी में, किशनगंज ऐसे आती है, किशनगंज पूर्णिया से होते हुए कहाँ पे? कटिहार के मनिहारी में यह नदी गंगा से मिल जाती है। ठीक है, यह गंगा के सबसे पूर्वी सहायक नदी है। गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है महानंदा। पश्चिम बंगाल तथा बिहार की सीमा पर स्थित है। तो कहेंगे कि पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर स्थित नदी का नाम क्या है? महानंदा नदी है। ठीक है, महानंदा नदी भी किशनगंज तथा पूर्णिया आदि जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। महानंदा नदी किशनगंज एवं पूर्णिया आदि जिलों में बाढ़ का कारण बनती है। जैसे एक क्वेश्चन होगा कि किशनगंज जिले या पूर्णिया जिले में बाढ़ का कारण कौन सी नदी बनती है, तो ऑप्शन में अगर महानंदा नदी है तो ये राइट आंसर होगा। महानंदा नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए अधिक कुख्यात है।
जैसे कोसी नदी भी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत कुख्यात है और बिहार में बाढ़ का प्रमुख कारण बनती है। वैसे ही पूर्वोत्तर नदियों में महानंदा नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए बहुत अधिक कुख्यात है। ठीक है, इसका उद्गम है दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल से और ये उसके बाद ये किशनगंज से बिहार में एंटर करती है और कटिहार के मनिहारी में जाकर गंगा से मिल जाती है। चलिए हम आगे की तरफ देखेंगे, बारी बारी से सभी नदियों को देखेंगे अब एक साथ। देखिए ये है घाघरा नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है? नेपाल के मापचोचुंग हिमनद से। ठीक है, और ये छपरा कहाँ? सारण छपरा में ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है, ये क्या है? घाघरा नदी। ये है गंडक नदी जिसकी उद्गम है अन्नपूर्णा श्रेणी। ठीक है, ये बिहार के हाजीपुर में आकर गंगा से मिल जाती है। उसके बाद है बूढ़ी गंडक, इसकी उद्गम कहाँ है? वाल्मीकि नगर सोमेश्वर श्रेणी में विश्व पुरुष स्थान चौतरवा चोर के पास। ठीक है, और ये खगड़िया में बिहार में आकर मिल जाती है। थोड़ा सा ये मैप ये किया हुआ है तो पता नहीं लग रहा। और उसके बाद है बागमती नदी, इसका उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी में और ये भी खगड़िया में आकर मिल जाती है। किससे? गंगा से। ठीक है, और ये एंटर बागमती कहाँ से करती है? सीतामढ़ी से करती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ देख रहे हैं आप, लखनदेई है। ठीक है, उसके बाद ये है बागमती नदी। अबधारा छोटी, इसको अधबाड़ा को छोटी बागमती भी बोला जाता है। और उसके बाद है कमला नदी, ये बिहार के मधुबनी से एंटर करती हैं। ठीक है, कहाँ? इसमें बिहार में। और ये इसकी एक सहायक नदी है कमला बलान, जिसकी वजह से कमला नदी को कमला बलान भी बोला जाता है। दूसरा है गोसाई धाम काठमांडू में कोसी नदी का उद्गम है, जिस यहाँ पर इसको सप्तकोशी भी बोला जाता है। ये सुपौल से बिहार में एंटर करती हैं और खगड़िया में जाकर कुर्सेला क्षेत्र कटिहार में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मैप बहुत छोटा बनाया हुआ है तो दिक्कत हो रहा है देखने में। अब पढ़ते हैं हम दक्षिण बिहार की नदियाँ। कर्मनाशा नदी, इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। कर्मनाशा नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। दक्षिण बिहार की नदियाँ पूरी तरह से इसका उद्गम भारत से ही होगा, लेकिन बिहार के बदले झारखंड की साइड से, क्योंकि ये पठारी नदियाँ हैं तो झारखंड से इसका उद्गम होता है, झारखंड साइड से। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है। कर्मनाशा नदी कैमूर से होते हुए बक्सर के चौसा में गंगा नदी में मिल जाता है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ है? कैमूर की पहाड़ी से। ये गंगा से कहाँ मिलती है? बक्सर के चौसा में। यह नदी बिहार या उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह अशुभ नदी माना जाता है। कर्मनाशा नदी की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है। चलिए हम पढ़ते हैं अब सोन नदी की तरफ। सोन नदी, इस नदी का उद्गम अमरकंटक से है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ जो हैं वहीं से ही सोन नदी का उद्गम है। मध्य प्रदेश होते हुए यह नदी झारखंड पहुँचती है। मध्य प्रदेश से होते हुए ये नदी पहुँचती है झारखंड, सोन नदी। और झारखंड के बाद रोहतास में सोन नदी का बिहार में प्रवेश होता है। सोन नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? रोहतास से। बिहार में यह नदी रोहतास, औरंगाबाद, अरवल तथा पटना में प्रवाहित होती है। पटना के मनेर में यह गंगा में मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक से है। ये मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड पहुँचती है और झारखंड के बाद ये बिहार में एंटर करती है, सबसे पहले रोहतास से होते हुए। ये इसकी प्रवाहित, ये कहाँ कहाँ प्रवाहित है? रोहतास, औरंगाबाद और अरवल में। ये गंगा में कहाँ मिलती है? पटना के मनेर में। सोन नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। सोन नदी बिहार की सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर 1974 ईस्वी में इंद्रपुरी बांध का निर्माण किया गया था। देखिए इंद्रपुरी बांध आया ना, सोन नदी, अभी हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि इंद्रपुरी बांध जो विवाद जो चल रहा था, इसी नदी पर 1974 में इंद्रपुरी बांध का निर्माण किया गया था। 1872 में रोहतास के डेहरी ऑनशन में बांध बनाकर नहर निकाला गया था। 1872 में यह बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है। ये बिहार का सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। कौन सी? सोन नदी। ठीक है, जिसके माध्यम से
जिसके माध्यम से रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, पटना आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नदी घाटी परियोजना, इस नदी के माध्यम से रोहतास, अरवल, पटना, औरंगाबाद इन सभी जिलों में सिंचाई की जाती है। अब हम पढ़ेंगे पुनपुन नदी को। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार के चौराहा की पहाड़ियों से है। इस नदी का उद्गम कहाँ से है? छोटा नागपुर के पठार के चौराहा पहाड़ियों से है। ठीक है। पुनपुन नदी एक पठारी नदी है जिसका उद्गम झारखंड से होता है। पुनपुन नदी क्या है? पठारी नदी है जिसका उद्गम झारखंड से होता है। पुनपुन नदी में वर्षा ऋतु में अधिक पानी होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में पानी कम देखने को मिलता है। ठीक है। औरंगाबाद से यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से होते हुए पुनपुन पहुँचती है, अंततः पटना के फतुहा में या गंगा नदी में मिल जाती है। फिर से एक बार देखेंगे पुनपुन नदी को। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार के चौराहा की पहाड़ियों से है। पुनपुन नदी एक पठारी नदी है जिसका उद्गम झारखंड में है। पुनपुन नदी में वर्षा ऋतु में पानी अधिक होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में पानी का अभाव देखने को मिलता है। औरंगाबाद से यह नदी बिहार में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार के चौराहा की पहाड़ियों से, और ये बिहार में एंटर करती है औरंगाबाद से। और ये गंगा से कहाँ मिलती है? औरंगाबाद से होते हुए सबसे पहले पुनपुन पहुँचती है, अंततः पटना, और पटना के फतुहा में ये गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं रामरेखा, बिलारो तथा रामरेखा, बिलारो आदि नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। आप ये याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं हम फल्गु नदी को। इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से झारखंड क्षेत्र से होता है। फल्गु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर के पठार से झारखंड से होता है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो पुनपुन नदी है इसका भी उद्गम छोटा नागपुर के पठार के चौराहा की पहाड़ियों से होता है। ठीक है। लेकिन फल्गु नदी का उद्गम जो होता है छोटा नागपुर के पठार से होता है। झारखंड की हजारीबाग में इस नदी का उद्गम होता है। झारखंड के हजारीबाग में इस नदी का उद्गम होता है। ये जो नदी है, ये जो नदी है पुनपुन नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार के चौराहा की पहाड़ियों से होता है। और ये जो फल्गु नदी है इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से तो होता है, लेकिन ये हजारीबाग से होता है। छोटा नागपुर के पठार जो झारखंड में है वहाँ हजारीबाग से होता है। बिहार में फल्गु नदी का प्रवेश गया में होता है। बिहार में फल्गु नदी कहाँ से प्रवेश करती है? गया से। बिहार में मोहना नदी तथा कौन सी नदी है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, लीलांचन नदी के धारा मिलने के बाद यह फल्गु नदी कहलाती है। गया में मोहना नदी तथा लीलांचन नदी के धारा मिलने के बाद यह नदी फल्गु नदी कहलाती है। ठीक है। फल्गु नदी का प्राचीन नाम निरंजना नदी है। धार्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि इस पितृपक्ष मेला में पिंडदान भी फल्गु नदी के तट पर किया जाता है। ठीक है। जहानाबाद में बराबर की पहाड़ी के पास यह नदी दो भागों में बट जाती है। इसकी एक धारा पटना की ओर जबकि दूसरी धारा मुंगेर की ओर जाती है। जहानाबाद के बराबर की पहाड़ियों के पास यह नदी दो भागों में बट जाती है। इसकी एक धारा पटना की ओर और दूसरी धारा मुंगेर की ओर जाती है। एक धारा पटना की ओर ऐसे और एक धारा मुंगेर की ओर चली जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सकरी नदी को, क्योंकि ये भी पठारी नदियाँ हैं। इस नदी का उद्गम होता है झारखंड के हजारीबाग से। देखिए, फल्गु नदी और सकरी नदी दोनों का उद्गम झारखंड के हजारीबाग से होता है। छोटा नागपुर के पठार से निकलने के बाद यह बिहार के गया, नवादा, मुंगेर आदि जिलों में बहती है। सकरी नदी का प्रवाह दक्षिण बिहार के किस किस जिले में है? गया, नवादा, मुंगेर, इन जिलों में सकरी नदी का प्रवाह है। नवादा में इस नदी के नहर के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है। मतलब नवादा में इस नदी के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई होती है।
अब हम पढ़ते हैं किउल नदी को। किउल नदी, इस नदी का उद्गम हजारीबाग के पठार से हुई है। किउल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? हजारीबाग के पठार से, मतलब झारखंड के जो पठारी क्षेत्र है हजारीबाग, वहीं से हुआ है। फल्गु, उसके बाद है ये सकरी नदी पढ़े हैं, किउल नदी पढ़े हैं, सभी का उद्गम झारखंड के पठारी जो एरिया है उसके हजारीबाग से ही हुआ है। बिहार में यह नदी जमुई जिला में प्रवेश करती है। किउल नदी बिहार में कहाँ से प्रवेश करती हैं? जमुई जिला से। ये लखीसराय के क्षेत्र में भी बहती है, जहाँ इस नदी के माध्यम से सिंचाई होती है। किउल नदी के माध्यम से किस जिले में सिंचाई होती है? लखीसराय में। इस नदी का प्रमुख सहायक नदी है हरोहर, आंजन और बरनर। किउल नदी की सहायक नदी हरोहर, अंजन, बरनर। अब हम पढ़ेंगे अजय नदी को। अजय नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इस नदी का उद्गम जमुई जिले के चकाई की पहाड़ी से है। जमुई जिले के चकाई की पहाड़ी से है। थोड़ा सा क्या लिखा है वो समझ नहीं आ रहा। चकाई की पहाड़ी से है। इस नदी को अजमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अजय नदी को किस नाम से जाना जाता है? अजमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस अजय नदी के बारे में बस इतना ही जानना है कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, ये बिहार में कहाँ से एंटर करती हैं और इसके उपनाम क्या है, बस इतना ही। बाकी इसकी लंबाई जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। चानन नदी, चानन नदी इसकी उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार से है। यह नदी राजगीर के निकट पहाड़ियों के अवरोधक होने के कारण सिमट जाती है। यह नदी राजगीर के निकट पहाड़ियों के अवरोधक का मतलब तो रुकावट होने के कारण सिमट जाती है। ठीक है, अब हमने दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार, दोनों बिहार की नदियों को पढ़ लिया है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे बिहार की नदियों के उद्गम स्थल और उनके संगम स्थान। अब हम इसको शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा भी तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ये है नदी के उद्गम स्थल और इसका संगम। ठीक है, गंगा नदी, मतलब संगम का मतलब होता है कि जैसे गंगा नदी है और गंडक नदी, गंगा और गंडक का संगम, जहाँ पे गंडक गंगा से मिलेगी वो संगम कहलाएगा। वैसे ही गंगा जहाँ पे जाकर समुद्र से मिल जाती है, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती हैं, तो वो बंगाल की खाड़ी गंगा नदी का संगम है। इस तरह से समझेंगे। गंगा, इसका उद्गम स्थल है गोमुख में गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम होता है और इसका संगम स्थल है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से होते हुए समुद्र में जा मिलती है ये गंडक। अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटांग के मध्य से होती हुई इसका उद्गम स्थल है गंडक का अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमोट तथा कुटांग के मध्य से, और ये इसका संगम नदी गंगा नदी में मिलती है हाजीपुर के निकट। घाघरा का उद्गम है मापचोचुंग हिमनद से और ये गंगा में मिलती है छपरा के निकट। बूढ़ी गंडक का उद्गम है सोमेश्वर की पहाड़ी यानी चोरवा चौड़ विषयपुरा, जो सुना आपने भैंसालोटन, वहाँ पे, और ये गंगा नदी में मिल जाती है खगड़िया में। ये रहा खगड़िया। बागमती नदी का उद्गम है महाभारत श्रेणी नेपाल में और ये बूढ़ी गंडक से मिल जाती है बेगूसराय में। बागमती, चूँकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि बागमती डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, ये पहले बूढ़ी गंडक में मिलती है। ठीक है, और बूढ़ी गंडक गंगा में आकर मिलती है। बूढ़ी गंडक गंगा में कहाँ मिलती है? खगड़िया में। मतलब बागमती बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से मिलती है और बूढ़ी गंडक खगड़िया में गंगा से मिलती है। कमला नदी का उद्गम है महाभारत श्रेणी नेपाल। ठीक है, और इसका संगम है कोशी नदी। कोशी, इसका उद्गम स्थान है गोसाईनाथ की चोटी, काठमांडू, नेपाल। गंगा नदी कुर्सेला, कटिहार जिला, ये गंगा नदी में जाकर मिलती है कुर्सेला क्षेत्र, कटिहार जिला में। महानदी, मैंने बताया था कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। इसका उद्गम होता है महानंदा का, और ये गंगा नदी की मनिहारी कटिहार के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी, इसका उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से।
ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से होते हुए ये झारखंड में आती है, और झारखंड में रोहतास से कहाँ, बिहार में एंटर करती है। और ये बिहार में जाकर बिहार से होते हुए मतलब रोहतास से होते हुए ये पटना जाती है, और पटना में ये मनेर के निकट गंगा से मिल जाती है। पुनपुन, छोटा नागपुर पठार पलामू। पुनपुन का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार पलामू। ये गंगा नदी फतुहा, ये पटना के निकट ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है पुनपुन नदी। कर्मनाशा, इसका उद्गम होता है विंध्यन पहाड़ी से, और ये गंगा नदी से मिलती है चौसा, कहाँ, बक्सर के निकट। फल्गु, इसका उद्गम होता है छोटा नागपुर में, और शकरी, इसका उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर पठार से, जैसे मैंने ना हजारीबाग वहाँ से। और गंगा नदी किउल तथा मोरहर नदियों के साथ कहाँ पे, ये गंगा नदी में मिल जाती है। किउल नदी झारखंड के गिरिडीह जिला में इसका उद्गम होता है, और गंगा नदी से सूरजगढ़ लखीसराय जिला में मिल जाती है। ठीक है। और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, नदियों से रिलेटेड जो पीवाई की कुछ क्वेश्चन है उसको हम देख लेंगे। देखिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन कौन सी नदी है? ऑप्शन है बागमती, कमला, कोसी, गंडक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि उत्तर बिहार की जो नदियां है वो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, मैंने पहले ही बताया है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। तीसरा है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या। गंगा नदी में मतलब मैंने बताया है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये वही पूछ रहा है क्वेश्चन। ये 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे ज़्यादा विस्तार पटना में है, कितना, 99 किलोमीटर। और टोटल यहाँ पे 12 जिलों से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए पूछ ही दिया, पटना में है। और निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कोसी नदी कहाँ मिलती है? कटिहार के कुरुसेला क्षेत्र में, हमने बताया था पहले। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी। ठीक है। और फतुहा के पास मिलती है कौन? पुनपुन नदी। फतुहा कहाँ पड़ता है? पटना के निकट जाकर ये मिलती है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी। तेल नदी, इनमें से कोई नहीं है। चलिए हम देखते हैं अगला। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तपोवन महोत्सव 14 जनवरी 2026 को गया में आयोजित किया गया है। गया में कहाँ? मोहरा प्रखंड में। ठीक है। इसी के साथ साथ हम बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रमुख महोत्सव को देख लेंगे। ये महोत्सव मेला किस माह में होता है और कहाँ होता है, मतलब कि बिहार में ही आयोजित होने वाली सभी महोत्सव के बारे में देखेंगे। पहला है आम महोत्सव, जून 2025 में हुआ था पटना में। आम महोत्सव जून 2025 में पटना में हुआ था। ठीक है। ऐसे याद रखेंगे, जून जुलाई में आम का मौसम होता है, इस वजह से आम महोत्सव जून में हुआ है, पटना में हुआ है। सूफी महोत्सव जून में 2025 में पटना में हुआ है। आम महोत्सव, सूफी महोत्सव दोनों ही जून 2025 में पटना में हुआ है। शेरशाह महोत्सव मई 2025 रोहतास में हुआ है। शेरशाह महोत्सव मई 2025 रोहतास में हुआ है। परशुराम उत्सव मेला अप्रैल 2025 में पटना में हुआ है। मगही महोत्सव मेला अप्रैल 2025 में पटना में हुआ है। अप्रैल 2025 में पटना में 2 महोत्सव हुआ है। पहला परशुराम उत्सव मेला, दूसरा है मगही महोत्सव। तीसरा है अप्रैल 2025 में जमुई में लच्चर महोत्सव हुआ है। लच्चर महोत्सव अप्रैल 2025 में जमुई में हुआ है।
उसके बाद है थावे महोत्सव, ये भी अप्रैल 2025 में ही हुआ है लेकिन गोपालगंज में हुआ है। उसके बाद है मुंडेश्वरी महोत्सव, ये भी अप्रैल 2025 में हुआ है लेकिन कैमूर में हुआ है। मुंडेश्वरी महोत्सव अप्रैल 2025 में कैमूर में हुआ है। प्रथम सौर्य वेद नाम महोत्सव मार्च 2025 में पूर्वी चंपारण में हुआ है। प्रथम सौर्य वेद नाम महोत्सव कहाँ हुआ है? मार्च 2025 पूर्वी चंपारण में हुआ है। बौद्ध महोत्सव फरवरी 2025 में बोध गया में हुआ है। बौद्ध महोत्सव फरवरी 2025 में बोध गया में हुआ है। पतंग महोत्सव फरवरी 2025 में पटना में हुआ है। प से पतंग, प से पटना, पतंग महोत्सव फरवरी 2025 में पटना में हुआ है। ठीक है। कलरव पक्षी महोत्सव, कौन महोत्सव? कलरव पक्षी महोत्सव फरवरी 2025 में जमुई में हुआ है। सूर्य महोत्सव फरवरी 2025 में औरंगाबाद में हुआ है। सूर्य महोत्सव कहाँ हुआ है? औरंगाबाद में। कब हुआ है? फरवरी 2025 में। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा कुंडखर महोत्सव जनवरी 2025 में रोहतास में हुआ है। कौन सा महोत्सव? अंतर्राष्ट्रीय कोहा बेंजा कुंडखर महोत्सव जनवरी 2025 में रोहतास में हुआ है। ठीक है। तपोवन महोत्सव देखा ही आपने 14 जनवरी 2025 गया में, और 2026 में जनवरी 2026 में गया में हुआ है, और 2025 में भी ये तपोवन महोत्सव गया में ही हुआ था और जनवरी माह में ही हुआ था। उसके बाद है बागवानी महोत्सव जनवरी 2025 में पटना में हुआ है। बागवानी महोत्सव कहाँ हुआ है? जनवरी 2025 में पटना में। मकर मेला जनवरी 2025 में राजगीर में। चूँकि आपको पता है मकर मेला, मकर संक्रांति मेला, मकर संक्रांति का समय जनवरी में होता है, तो जनवरी 2025 में मकर मेला कहाँ हुआ है? राजगीर में। मंदार महोत्सव, मंदार महोत्सव जनवरी 2025 में बांका में हुआ है। मंदार पर्वत से याद रखेंगे, मंदार महोत्सव। ठीक है, ये बांका में हुआ है। मखाना महोत्सव, मखाना महोत्सव कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। कब हुआ है? नवंबर 2025 में। मखाना महोत्सव नवंबर 2025 में बेंगलुरु में हुआ है। इंद्रधनुष महोत्सव कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। कब हुआ है? नवंबर 2024 में हुआ है। इंद्रधनुष महोत्सव पटना में नवंबर में 2024 में हुआ है। राज्य युवा उत्सव महोत्सव नवंबर 2024 में लखीसराय में हुआ है। राज्य युवा महोत्सव नवंबर 2024 में लखीसराय में हुआ है। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव अक्टूबर 2024 में दरभंगा में हुआ है। चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव अक्टूबर 2024 में दरभंगा में हुआ, और कौमुदी महोत्सव अक्टूबर 2024 में पटना में हुआ। ठीक है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहेगा तो आप सभी एरिया को एक साथ लिख लेंगे और उसमें होने वाले महोत्सव और डेट को एक साथ लिख के मैप पे सजा के याद कर लेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जटिल वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स महोत्सव, जटिल वैश्विक परिदृश्य में ब्रिक्स महत्वपूर्ण मंच क्या है ये देखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने क्या किया? ब्रिक्स 2026 के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है, यानी उद्घाटन किया है। यह है चीन, रूस समेत 10 देशों वाले संगठन ब्रिक्स की इस वर्ष अध्यक्षता कर रहा है। चीन, रूस समेत 10 देशों वाले संगठन ब्रिक्स की इस वर्ष अध्यक्षता कर रहा है। कौन? भारत। ठीक है। दिनों दिन गहराती वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहने वाले देशों चीन, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील की सदस्यता वाले संगठन ब्रिक्स को एक महत्वपूर्ण मंच बताया है जहां बातचीत और सहयोग को बढ़ावा मिलता है। भारत वर्ष 2026 में 10 देशों के ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। 2026 में 10 देशों के साथ ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है? दिनों दिन गहराती वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहने वाले जितने भी देश थे उन सभी के साथ
उन सभी के साथ जो ब्राज़ील के सदस्यता वाले जितने भी संगठन थे, जो ब्रिक्स के देश हैं, उन सभी के साथ एक महत्वपूर्ण मंच बनाया है ताकि आपसी बातचीत और सहयोग को बढ़ावा मिल सके। अब पढ़ेंगे, मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक समारोह में ब्रिक्स 2026 के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है। नए लोगों के कमल के फूल से प्रेरित किया गया है। नए लोगों को मंगलवार के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस समारोह में ब्रिक्स 2026 के लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया है। नए लोगों को कमल के फूल से प्रेरित किया गया है। जिस लोगों का अनावरण एस जयशंकर ने किया गया है उसे कमल के फूल से प्रेरित किया गया है, जो कि गहरे जड़ों वाली विरासत और बढ़ती सहनशीलता का प्रतीक है। ये कमल का फूल किस चीज़ का प्रतीक है? गहरे जड़ों वाली विरासत और बढ़ती सहनशीलता का प्रतीक है ये कमल का फूल। ठीक है, इसकी पंखुड़ियाँ ब्रिक्स देशों के रंगों को दर्शाती हैं। ये कमल के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं ये ब्रिक्स देशों के रंगों को दर्शाती हैं, जो कि एक साझा उद्देश्य के तहत एकत्रित कई आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक बार फिर देखेंगे कि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं कमल के फूल के ब्रिक्स देशों के रंगों को दर्शाती हैं, जो कि एक साझा उद्देश्य के साथ एकत्रित कई आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रत्येक के केंद्र में नमस्ते का इशारा है। ये जो लोगो दिया हुआ है इसके केंद्र में किस चीज़ का इशारा है? नमस्ते का इशारा है, जो सम्मान और सहयोग का आह्वान करती है। ठीक है, कमल के फूल का जो लोगो दिया गया है इसके प्रतीक के केंद्र में एक नमस्ते का इशारा है और ये नमस्ते का इशारा सम्मान और सहयोग का आह्वान करती है। इस दौरान जयशंकर ने कहा, वर्तमान वैश्विक परिवेश जटिल है व यह चुनौती पेश कर रहा है। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं, जटिल आर्थिक परिदृश्य, जलवायु संबंधित जोखिम, तकनीक बदलाव और लगातार विकास संबंधी भेदभाव देशों को प्रभावित कर रहे हैं। एस जयशंकर ने क्या कहा कि वर्तमान वैश्विक परिवेश है वह जटिल है, वो यह चुनौती पेश कर रहा है। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं, जटिल परिदृश्य, ये सारी चुनौतियां हैं। जलवायु संबंधित जोखिम, तकनीकी बदलाव और लगातार विकास संबंधी भेदभाव देशों को प्रभावित कर रहे हैं। इस संदर्भ में ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है जो संवाद, सहयोग और विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और विकास के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखता है। विदेश मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन भारत वैसे ही धूमधाम से करने जा रहा है जैसे कि वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन किया गया था। आपको पता है 2023 में G20 सम्मेलन इंडिया में ही हुआ था। आज जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने इसके लोगों का अनावरण का कार्यक्रम का आयोजन किया है, इससे यह संकेत भी मिलता है कि इससे ब्रिक्स के सभी 10 सदस्य देशों का राजदूत के अलावा दूसरे कई देशों के राजदूत व मिशन हेड को भी आमंत्रित किया गया था। सनद रहे कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ब्रिक्स की गतिविधियों को लेकर अपनी सख्त नाराजगी जता चुके हैं। जुलाई 2025 में उन्होंने ब्रिक्स देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने का भी घोषणा की थी। वह आरोप लगाते हैं कि ब्रिक्स के सदस्य देश अपनी अलग करेंसी चलाने की कोशिश में है। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप है वह ब्रिक्स के सदस्य देशों पर यह आरोप लगाते हैं कि जो ब्रिक्स के सदस्य देश है वो अपनी अलग करेंसी चलाने की कोशिश में है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार डॉलर को कमज़ोर किया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर को कमज़ोर किया जा सके। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संभवतः जुलाई या अगस्त में कराने की बात हो रही है, जुलाई या अगस्त 2026 में, और इसके लिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग को भी भारत आने की संभावना है। बता दें कि ब्रिक्स में भारत, चीन, ईरान, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील के अलावा मिस्र, इथियोपिया, यूएई और इंडोनेशिया शामिल है। जो 10 देशों की बात हो रही थी उन देशों में ये सभी देश हैं। फिर देखेंगे, भारत, चीन, रूस, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, मिस्र, इथियोपिया, यूएई, इंडोनेशिया शामिल है। इसके अलावा बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में शामिल किया गया है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक वास्तविकताओं को देखते हुए वर्षों से ब्रिक्स ने अपने एजेंडे
और सदस्यता का विस्तार किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कहते हैं कि वैश्विक वास्तविकताओं को देखते हुए वर्षों से ब्रिक्स ने अपने एजेंडे और सदस्यता का विस्तार किया है, जबकि आम जन केंद्रित विकास, संवाद को बढ़ावा देने और व्यवहारिक सहयोग पर फोकस बनाए रखा है। भारत की कोशिश होगी कि वैश्विक उथल पुथल का सामना करने में सक्षम संरचनात्मक संस्थागत शक्तियों का निर्माण करने का प्रयास किया जाए। भारत ब्रिक्स भागीदारों के साथ मिलकर कृषि, स्वास्थ्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, ऊर्जा और आपूर्ति श्रृंखलाओं में लचीलापन विकसित करने पर काम करेगा। जैसे देखिए 20वीं वर्षगांठ मनाएगा। एस जयशंकर ने ब्रिक्स को सहयोग व विकास के लिए महत्वपूर्ण फोरम करार दिया। 20वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस वर्ष ब्रिक्स इस वर्ष 2026 में 20वीं वर्षगांठ मनाएगा। भारत की अध्यक्षता वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। 40% वैश्विक डीजीपी में ब्रिक्स देशों का योगदान। विश्व की 49.5% जनसंख्या इन देशों में रहती है। ठीक है, 40% वैश्विक डीजीपी में ब्रिक्स देशों का योगदान। विश्व की 49.5% जनसंख्या इन देशों में रहती है। चलिए आगे पढ़ते। ब्रिक्स के बारे में 11 जनवरी को भी आपने पढ़ा है पहले ही। अमेरिका से तानातानी के बीच ब्रिक्स को आगे बढ़ाएगा भारत। ये आप पिछले वीडियो में जाकर देख लेंगे। चलिए हम देखते हैं। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता भारत ने संभाली। लोगो जारी, हमने बताया था कि कमल का जो है फूल और नमस्ते दर्शाया गया। नमस्ते क्या दर्शाता है? सम्मान और सहयोग को। और कमल के फूल इस में जो रंग है इनमें सभी देशों को दर्शाएगा। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभालते हुए थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। थीम, लोगो और वेबसाइट तीनों लॉन्च किया है। लोगो में कमल और नमस्ते दर्शाया गया। नमस्ते सेंटर में दर्शाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत की अध्यक्षता नागरिक दृष्टिकोण और बहुपक्षीय व्यवस्था पर आधारित होगी। भारत की अध्यक्षता नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण और बहुपक्षीय व्यवस्था पर आधारित होगी। ठीक है, चलिए ये क्या है? ब्रिक्स में जो देश है उसको देखेंगे अभी। 2017 चाइना, एक ब्राज़ील है जो मेन देश है इसमें। ब्रिक्स में ब्राज़ील है। ठीक है, रशिया है, ये रहा रशिया। इंडिया है, चीन है, साउथ अफ्रीका, ये सारे देश हैं ब्रिक्स की। और ईंट जैसी मजबूत हो इकोनॉमी की वजह से नाम पड़ा ब्रिक्स। इसका नाम ब्रिक्स ही क्यों पड़ा? ईंट जैसी मजबूती इकोनॉमी की वजह से इसका नाम पड़ा ब्रिक्स। ठीक है, ईंट का इंग्लिश नाम क्या है? उसी के हिसाब से इसकी मजबूती को देखते हुए इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। 2000 के दशक में ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन सहित ये चार देश तेजी से आर्थिक विकास कर रहे थे। इनकी आर्थिक मजबूती को देखते हुए इन्हें एक साथ मिलाकर ब्रिक या ईंट कहा गया। 2000 के दशक में ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन, ये चार देश तेजी से आर्थिक विकास कर रहे थे। इनकी आर्थिक मजबूती को देखते हुए इन्हें एक साथ मिलाकर क्या कहा गया? ब्रिक यानी ईंट कहा गया। 2001 ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डन मैन सैक्स में काम करते हुए यह शब्द गढ़ा था। शुरुआत में यह शब्द केवल ब्रिक था। इस अंग्रेजी शब्द को हिंदी में ईंट कहा गया है। शुरुआत में इस शब्द को ब्रिक शब्द को दिया किसने है? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने दिया है। ये पहले इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डन सैक्स में काम करते थे। इन्होंने ही ये ब्रिक शब्द दिया है और इसी ब्रिक को हिंदी में ईंट कहा गया है। 2009 ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन ने मिलकर ब्रिक नाम से एक संगठन बनाया। 2009 में ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चीन ने मिलकर ब्रिक नाम से एक संगठन बनाया। अब हम देखेंगे 2010 संगठन में साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ, जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स कहा गया। ब्रिक से ये ब्रिक हुआ 2009 में। ब्रिक से ब्रिक्स हुआ ये 2010 में, जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। ये है ब्रिक्स।
तो इंडिया टेक्स चार्जर चाहे ब्रिक्स चेयर, ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसके परीक्षा बिंदु यानी अंतर्राष्ट्रीय शिखर अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। इसी के साथ साथ देख लेंगे कि कौन से शिखर सम्मेलन कहाँ होने वाले, कब हुए और किस किस स्थान पर हुए, वो देखेंगे। जैसे शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कनाडा में हुआ। ठीक है, G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कनाडा में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 में नीदरलैंड में हुआ। COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका में हुआ। 47वां एशियन शिखर सम्मेलन मलेशिया में हुआ। 47वां एशियन शिखर सम्मेलन मलेशिया में हुआ। SCO शिखर सम्मेलन चीन में हुआ। अपेक शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। अपेक शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन श्रीलंका में हुआ। IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? श्रीलंका में हुआ। एक बार फिर देखेंगे। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 नीदरलैंड में। COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन ब्राजील में। G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका में। G20 शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण अफ्रीका में। 47वां एशियन शिखर सम्मेलन मलेशिया में। SCO शिखर सम्मेलन चीन में। अपेक शिखर सम्मेलन 2025 दक्षिण कोरिया में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन शिखर सम्मेलन श्रीलंका में। अब हम देखते हैं इंडिया में होने वाले सभी समिट या शिखर सम्मेलन को। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 न्यू दिल्ली में हुआ। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में 4 समिट हुए हैं। पहला ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन। तीसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2025। चौथा ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट 2025। अब हम देखेंगे विशाखापत्तनम में भी 2 समिट हुए हैं। पहला ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र 2025। पहला ई-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र 2025। ये दोनों हुए हैं विशाखापत्तनम में। अब देखेंगे वाराणसी में एक हुआ है यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025। वाराणसी में हुए हैं यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025। एशियन भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 गोवा में हुआ। एशियन भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025 गोवा में हुआ। ठीक है। स्त्री समिट 2025 हैदराबाद में हुआ। स्त्री समिट 2025 कहाँ हुआ? हैदराबाद में। अब पर्यावरण से संबंधित जो समिट हुए हैं उसको देखेंगे। COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन ब्राजील में हुआ, हमने पहले देख लिया है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 ये समिट अबू धाबी में हुआ। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 अबू धाबी में हुआ। UNCTAD सत्र 2025 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 दुबई में हुआ। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 दुबई में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में हुआ। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई में हुआ। हमने सारा समिट जितने भी हुए थे हमने सब देख लिया ब्रिक्स के साथ साथ। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। आज का चौथा न्यूज़ है बिहार सरकार सड़क दुर्घटना पर 1.5 लाख तक कराएगी कैशलेस उपचार। बिहार सरकार सड़क दुर्घटना पर 1.5 लाख तक कराएगी कैशलेस उपचार। बिहार सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग NH
नेशनल हाईवे, एनएच का मतलब होता है नेशनल हाईवे। बिहार सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य उच्च पथ एसएच मतलब स्टेट हाईवे के साथ ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर भी दुर्घटना में घायलों के उपचार के लिए अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सहायता देगी। अर्थात बिहार सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य उच्च पथ के साथ ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर भी, मतलब जिस जैसे नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो या गांव की किसी सड़कों पर अगर दुर्घटना होती है तो उन घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार की सहायता देगी सरकार। साथ ही घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए मददगार राहगीरों को 25,000 रुपये का पुरस्कार देंगे। जैसे कि अगर कोई घायल पड़ा है और उसका हेल्प करने पर, उसे समय पर अस्पताल पहुंचाने पर राज्य सरकार उसे 25,000 रुपये का पुरस्कार भी देंगे। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि हाल ही में दिल्ली में आयोजित परिवहन मंत्रियों के सम्मेलन में इसकी सहमति बनी है। परिवहन मंत्री कौन है? श्रवण कुमार है। इन्होंने बताया कि दिल्ली में आयोजित परिवहन मंत्रियों के सम्मेलन में इसकी सहमति बनी है। दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक अस्पताल से समन्वय कर इस सुविधा का लाभ घायलों को दिया जाएगा। दुर्घटना की तिथि से कितने दिनों तक? 1 सप्ताह तक अस्पताल से समन्वय कर इस सुविधा का लाभ घायलों को दिया जाएगा। मतलब जो सुविधा कैशलेस जो सुविधा देने वाली 1 सप्ताह के अंदर में दिया जाएगा। इसका भुगतान केंद्र से होगा, इस पैसे का भुगतान केंद्र से होगा। जबकि बिहार सरकार सड़क सुरक्षा परिषद कार्य इसकी नोडल एजेंसी है। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? बिहार सड़क सुरक्षा परिषद कार्य इसकी नोडल एजेंसी होगी। राज्य के 6 जिले जैसे पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, गया और नालंदा में सर्वाधिक दुर्घटनाएं हो रही है। बिहार में सबसे ज़्यादा दुर्घटना कहाँ होती है? पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, गया और नालंदा में सर्वाधिक दुर्घटनाएं हो रही है। इसे कम करने के लिए जिला स्तर पर डीएम एसपी के साथ बैठक की जाएगी। चलिए अब हमने तो ये देख ही लिया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो रह गया है कि किसी भी हाईवे पे, सड़क पे, ग्राम सड़कों पे जो दुर्घटना होगी सरकार उसको 1 सप्ताह के अंदर में मतलब कैशलेस उपचार प्रदान करवाएगी और जो उसका हेल्प करेगा, समय पर अस्पताल पहुंचाएगा, उसे 25,000 रुपये की इनाम राशि भी देगी। और ये जो पैसे हैं ये केंद्र सरकार की तरफ से जाएगा। और ये फैसला लिया गया परिवहन मंत्री जो श्रवण कुमार है, तो परिवहन मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ उसमें यह फैसला लिया गया। और बिहार में जो जिला है पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, मोतिहारी, गया, नालंदा, इन सब में जो ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है उस एक्सीडेंट को कम करने के लिए डीएम और एसपी की बैठक भी बुलाई जाएगी और इस बात पर चर्चा किया जाएगा। चलिए इसके साथ ही हम जो बिहार सरकार की योजना है उसको हम देख लेंगे कौन कौन सी स्कीम है। एक तो ये स्कीम हो ही गई, ठीक है। और हम बिहार की इसी स्कीम के साथ कुछ अन्य स्कीम भी जो बिहार सरकार ने जारी किया उसको देखेंगे। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना क्या है? मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना 1 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी मिली। जीवन भर योगदान देने वाले वृद्ध, आर्थिक रूप से कमजोर एवं उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत पात्र कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री कलाकार योजना की शुरुआत हुई 1 जुलाई 2025 को और इसके संबंधित तथ्य जो हैं, जीवन भर देने वाले वृद्ध, आर्थिक रूप से कमजोर एवं उपेक्षित कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत पात्र कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। दूसरा है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। ये भी 1 जुलाई 2025 को शुरू हुआ। और ये क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना, दुर्लभ लोक कलाओं में संगीत, विधाओं और चित्रकलाओं को पुनर्जीवित करना। मतलब एक ही लाइन में राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करना, जिसमें है लोक कला है, संगीत है, चित्रकला है, इन सभी को फिर से पुनर्जीवित करना। जो कभी विलुप्त होने के कगार पे हैं उन सबको फिर से प्रसारित करना। इसके लिए चयनित 20 गुरुओं को 15,000 रुपये प्रति माह, 20 संगीतकारों को 7,500 रुपये प्रति माह और 160 शिष्यों को 3,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस धरोहर को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए गुरु जितनी भी जिस कला को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा उसके लिए जो 20 गुरु होंगे उनको 15,000 रुपये दिया जाएगा। संगीतकार जो होंगे, जो म्यूजिक टीचर होंगे, उनको 7,500 रुपये दिया जाएगा और 160 जो स्टूडेंट है उनको 3,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इसकी शुरुआत भी 1 जुलाई 2025 को हुई थी। क्या है यह योजना, ये देख लेते हैं। इस योजना के तहत विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। क्या है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इस योजना के तहत विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना। इस योजना के तहत सबसे पहले देखेंगे ये योजना 24 जून 2025 को स्टार्ट हुई और इस योजना के तहत राज्य की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाने की स्वीकृति दी गई है। कितने? मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना में क्या है कि 8,053 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे समाज के कमजोर वर्ग के परिवार की आर्थिक बोझ कम पड़ेगी। ठीक है, अब देखेंगे मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। इसकी शुरुआत 6 अक्टूबर 2024 को हुई। क्या है ये? मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना जो 6 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना शुभारंभ किया। किसने इस योजना को शुभारंभ किया है? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने। कब किया? 6 अक्टूबर 2024 को। इसके तहत कुल 1 करोड़ बच्चियों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। जो यूट्रस कैंसर होता है, यूट्रस कैंसर का जो मुंह के कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को एक टीका दिया जाएगा जिसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ठीक है, इसकी शुरुआत की थी मंगल पांडे ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 6 अक्टूबर 2024 को और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 1 अक्टूबर 2024। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को बीमा, आंखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी के ड्राइवर को बीमा, आंखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार मदद करेगी। बिहार लघु उद्यमी योजना 5 फरवरी 2024 को स्टार्ट हुआ। मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए की सहायता हेतु 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत की। क्यों की शुरुआत? मासिक पारिवारिक आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के 2 लाख रुपए की सहायता हेतु 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश ने इसकी शुरुआत की। मेरी सड़क मेरी जवाबदेही 1 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी। सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किया। ठीक है, उसके बाद है टुगेदर वी आर्ट कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2023 को हुआ। बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। क्या किया? बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित की गई। मिशन परिवर्तन। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए मिशन 60 डेज के तर्ज पे मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। क्या मेडिकल कॉलेज में सुधारों के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया? क्या है? मिशन 60 डेज के तौर पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में मरीज फ्रेंडली बनाना एवं चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाना। हर घर गंगा जल योजना। इसकी शुरुआत 27 नवंबर 2022 को हुई थी। गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी के पानी को पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में उपलब्ध कराना। ठीक है, गंगा नदी की जो गंगा आपूर्ति योजना के तहत गंगा नदी की जो पानी है पाइपलाइन के जरिए इन जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा। राजगीर, गया, बोध गया एवं नवादा में। 28 नवंबर 2022 को बोध गया में इसकी शुरुआत हुई। इसकी सबसे पहले 28 नवंबर 2022 को बोध गया में इसकी शुरुआत की गई। कुल पाइपलाइन की लंबाई 151 किलोमीटर एवं कुल बजट 7,775 करोड़ है। 2051 की जनसंख्या तक टारगेट किया गया है। चलिए, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि सबसे पहले कौन सा स्कीम लाया गया है।
ठीक है, इससे संबंधित तथ्य दे न दे, सबसे पहले कौन सा स्कीम लाया गया और उसकी डेट क्या थी, वो मिलान करने के लिए कभी कभी दे देता है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। गूगल के पूर्व सीईओ शिमट की अंतरिक्ष वेधशाला योजना क्या है? गूगल के पूर्व सीईओ शिमट की अंतरिक्ष वेधशाला योजना क्या है? चलिए, क्या ब्रह्मांड को भी सर्च किया जा सकता है? हाँ, क्या ब्रह्मांड को भी सर्च किया जा सकता है? गूगल के पूर्व सीईओ एरिक शिमट और उनकी पत्नी है वेंडी शिमट, यही सपना देख रहे हैं। उनकी संस्था शिमट साइंसेज ने नई तरह की वेधशाला प्रणाली बना रही है, जिसमें अंतरिक्ष में स्थापित विशाल दूरबीन, धरती पर 3 शक्तिशाली टेलीस्कोप शामिल है। लक्ष्य है कम समय, कम लागत और ज़्यादा डेटा के साथ खगोल विज्ञान की रफ्तार को बढ़ाना। फिर देखेंगे, क्या ब्रह्मांड को भी सर्च किया जा सकता है? गूगल के पूर्व सीईओ हैं एरिक शिमट और उनकी पत्नी है वेंडी शिमट, यही सपना देख रहे हैं कि ब्रह्मांड को क्या सर्च किया जा सकता है। नहीं, उनकी संस्था का नाम है शिमट साइंसेज, नई तरह की वेधशाला प्रणाली बना रही है, जिसमें अंतरिक्ष में स्थित विशाल दूरबीन और धरती पर 3 शक्तिशाली टेलीस्कोप शामिल है। लक्ष्य है कम समय, कम लागत और ज़्यादा डेटा के साथ खगोल विज्ञान की रफ्तार को बढ़ाना। क्या नया ब्रह्मांडीय रिसर्च इंजन क्या है? यह कोई एक मिशन नहीं है, बल्कि 4 दूरबीनों का नेटवर्क है। क्या है? ब्रह्मांडीय सर्च इंजन कोई मिशन नहीं है, ये 4 दूरबीनों का एक नेटवर्क है जो मिलकर पूरे आकाश से लगातार डेटा जुटाएगा। ब्रह्मांडीय रिसर्च इंजन 4 दूरबीनों का नेटवर्क है, वो आकाश से लगातार डेटा जुटाएगा। वैज्ञानिक को इससे ब्रह्मांड की घटनाओं को रियल टाइम में खोजने और समझने का सर्च सिस्टम की तरह देख रहे हैं। किसे? ब्रह्मांडीय सर्च इंजन को। अब देखते हैं लाजुली अंतरिक्ष वेधशाला क्या करेगी। लाजुली एक अंतरिक्ष दूरबीन है, ये भी एक अंतरिक्ष दूरबीन है जिसका दर्पण हबल से थोड़ा बड़ा होगा। हबल टेलीस्कोप था ना, उससे थोड़ा बड़ा होगा। यह दूर की आकाश गंगाओं, सुपरनोवा और डार्क एनर्जी के व्यवहार को समझने में मदद करेगी। नोबेल विजेता खगोलविद सॉल पर्लमटर के मुताबिक, कौन है? नोबेल विजेता खगोलविद सॉल पर्लमटर के मुताबिक लाजुली बोने सुपरनोवा के रंग और दूरी को बेहतर मापकर बताएगी कि ब्रह्मांड का विस्तार क्यों तेज हो रहा है। ये जो लाजुली जो दूरबीन है, ये बताएगी कि सुपरनोवा के रंग और दूरी को बेहतर मापकर बताएगा कि ब्रह्मांड का विस्तार इतना तेजी से क्यों हो रहा है। धरती पर कौन सी दूरबीन बनेगी? 3 प्रोजेक्ट है। ऑर्गस एरे 12,000 छोटे टेलीस्कोप मिलकर पूरे उत्तरी आकाश की तेजी से निगरानी करेंगे। डीप सिनॉप्टिक एरे, दूसरा है डीप सिनॉप्टिक एरे, रेडियो तरंग में ब्रह्मांड को स्कैन करेगा, अरबों रेडियो स्रोत खोजने की क्षमता है। और एल्फास्ट तारों और ग्रहों के प्रकाश रंग यानी स्पेक्ट्रा मापेगा, जिससे क्षणिक घटनाओं की पहचान होगी। फिर से पढ़ेंगे, धरती पर कौन सी दूरबीन बनेंगी? 3 प्रोजेक्ट है। पहला है ऑर्गस एरे 12,000 छोटे, इसका काम है 12,000 छोटे टेलीस्कोप मिलकर पूरे उत्तरी आकाश की तेजी से निगरानी करेगा। दूसरा है डीप सिनॉप्टिक एरे, ये रेडियो तरंग में ब्रह्मांड को स्कैन करेगा और अरबों रेडियो स्रोत खोजने की क्षमता है इसमें। तीसरा है एल्फास्ट, तारों और ग्रहों के प्रकाश रंग यानी स्पेक्ट्रा मापेगा, जिससे क्षणिक घटनाओं की पहचान होगी। उसके बाद ही यह नासा की परियोजना से कैसे अलग है? नासा लंबे समय से बेहद बड़े मिशन बनाते हैं। शिमट मॉडल स्टार्टअप जैसा है। नासा लंबे समय के बेहद बड़े मिशन बनाते हैं, लेकिन ये शिमट मॉडल है, ये एक स्टार्टअप जैसा है, तेज है, लचीला है और सीमित अवधि के लिए है। शिमट साइंसेज के खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष संस्थानों के प्रमुख डॉक्टर अर्पित राय, शिमट साइंसेज के खगोल भौतिकी और अंतरिक्ष संस्थान के प्रमुख डॉक्टर अर्पिता रॉय कहती हैं, यह खगोल भौतिकी की खोज को तेज करने का प्रयोग है। खगोलविद मानते हैं कि यह सिस्टम अचानक होने वाली घटनाओं जैसे ब्लैक होल टकराव, नए सुपरनोवा पर तुरंत जानकारी दे सकेगा। डेटा सार्वजनिक रहेगा, जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिक लाभान्वित होंगे। इसकी डेटा मतलब प्राइवेट नहीं रखी जाएगी। ब्रह्मांड को समझने का तरीका इंटरनेट जैसा तेज हो जाएगा। ठीक है, और जितनी सारी चीज़ें आपने पढ़ा, ये 4 पॉइंट नया ब्रह्मांड रिसर्च
सर्च इंजन क्या है, लाजुली अंतरिक्ष वेधशाला क्या करेगी, धरती पर कौन सी दूरबीन बनेगी, यह नासा की परियोजना से कैसे अलग है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसकी है, ये है सिमेट साइंसेज की है। और ये एक चीज़ इसने दिया भी है कि ये नासा के लंबे समय के बेहद बड़े मिशन की तरह नहीं है, बल्कि ये एक स्टार्टअप के जैसा है। चलिए आज के जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको देख लेते हैं। 19वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को कहाँ किया गया है? आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, आपके इसका उत्तर देंगे। पीएमओ का नया नाम क्या होगा? बिहार में हल्दी क्लस्टर कहाँ बनेगा? पुलेला चंद गोपी के नाम पर बिहार के किस जिले में बैडमिंटन अकादमी बनेगा? और ब्रिटिश खगोल सम्मान किसे मिलता है? ब्रिटिश खगोल सम्मान किसे मिलता है? चलिए जो प्रीवियस क्वेश्चन दिया था उसके आंसर देख लेंगे। EOS N1 उपग्रह को किस रॉकेट सन लॉन्च किया गया है? यह PSLV C62। ईरान की सीमा निम्नलिखित में से किससे नहीं लगता है? सर्बिया से नहीं लगता है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया? निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? जोएल मोकीर को, फिलिप अध्ययन को, पीटर हॉविट को, इन सभी को प्रदान किया गया है। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? लासजलो क्राइस्जनाहोरकाई को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की। और इसकी स्टार्ट कब से हुई थी? 1984 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। चलिए ठीक है। और ये अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो यह टेलीग्राम का स्कैनर, आप इसे स्कैन करके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और यह है YouTube का स्कैनर। बस ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।